हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। हिंदी में एक नई कविता लेकर आए हैं। कविता का नाम है मेघ आए। तो कविता का शीर्षक है मेघ आए, अर्थात बादलों के लिए यहाँ पर कहा गया है। और ये कविता लिखी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। तो मेघ का मतलब होता है बादल, तो बादल आए। अब इस पर जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी क्या लिखते हैं, इससे पहले इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। तो देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने ये लिखा है। इनका जन्म 15 सितंबर सन 1927 में हुआ था और इनका निधन हुआ था 24 सितंबर सन 1983 में। जन्म स्थान है इनका जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश, भारत में। इनकी प्रमुख कृतियां यहाँ पर काठ की घंटियां, बांस का पुल, गर्म हवा। और इनकी कुछ विविध कविता संग्रह में खूंटियों पर टंगे लोग के लिए का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला, सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार से इनको विभूषित किया गया है। तो एक शॉर्ट नोट में इस तरह से आप इनकी जीवनी लिख सकते हैं अपनी कविता से पहले। तो सिर्फ उसमें आप जन्म लिख लीजिएगा, उनका निधन लिख लीजिएगा, जन्म स्थान लिख लीजिएगा और उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उनके बारे में आप लिखेंगे। तो इन्होंने लिखा है काठ की घंटियां, बांस का पुल, गर्म हवाएं, और साथ में खूंटियों पर टंगे लोग के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। अनेक प्रकार के प्रतिष्ठित सम्मान से इनको जो है पुरस्कृत किया गया। चलिए, तो ये था इनका जीवन। तो यहाँ पर देखिए मेघ आए, तो क्या कहते हैं, कविता की पंक्तियां हैं, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। कवि सर्वेश्वर दयाल जी कहते हैं, सक्सेना जी कहते हैं, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। आप अपनी बुक खोल लीजिएगा। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। कहते हैं आगे आगे नाचती बयार चली। ठीक है। तो इन पंक्तियों को आप लिख लीजिएगा। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे 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 नाचती गाती बयार चली। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। मेघ आए बड़े बन ठन के। इन कविता की पंक्तियों को आप लिखेंगे। मेघ आए बड़े बन ठन के, सज के संवर के, सज के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। आगे यहाँ पर इसमें कवि कहते हैं, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। पाहुन, इसको थोड़ा सा कलर को आप, पाहुन ज्यों, पाहुन ज्यों आए हो, पाहुन ज्यों भी आए हो गांव में, गांव में शहर के, गांव में शहर के। मेघ आए, फिर यहां पर लिख लेंगे, मेघ आए बड़े बन ठन के। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। चलिए, ये थोड़ा सा कलर की वजह से नहीं दिख रहा है, इसलिए अब आप लिख सकते हैं। तो लिख, क्या कहा गया है यहाँ पर, कहते हैं कवि, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, पाहुन जो आए हों
गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब इसमें कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि बादल बड़े सज धज के और सुंदर वेशभूषा में, सुंदर वेशभूषा धारण करके आए हैं। उनके आगे आगे नाचती गाती हुई हवा चल पड़ी है। अब जब बारिश होती है, बारिश से पहले जो हवा चलती है, तो उनको क्या कहा गया है? आगे आगे नाचती गाती बयार चली, यानी हवा चली। बयार यानी हवा चली। और जब हवा चलती है तो दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी गली गली। और जब तेज हवा चलती है तो दरवाजे और खिड़कियां गली गली में खुलने लग जाते हैं। तो यहाँ पर यही कहा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने, कहते हैं कि उनके आगे से नाचती गाती हुई हवा चल पड़ी है और मनोरम मेघों को देखने के लिए गली गली में दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी हैं। और तो देखो, क्योंकि जब हवा चलती है तो सभी की खिड़कियां खुलने लग जाती हैं। कवि कहता है कि इन मेघों को देखने के लिए, इन हवाओं को देखने के लिए सभी दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी हैं। ऐसा लगता है जैसे कि गांव में शहर के मेहमान सज धज करके आए हों। और ऐसा प्रतीत होता है कि गांव में किसी शहर के, अब देखो पहले क्या होता था, शहर से जब लोग जाते थे तो गांव के लोग बड़ा उनका आदर सत्कार करते थे, उनको जो है बहुत सम्मान देते थे। तो गांव में शहर के जैसे मेहमान सज धज के, क्योंकि वो जो शहर से जाते हैं ना वो बहुत अच्छे दिखते हैं गांव में। अब गांव में लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं तो उनके जो कपड़े होते हैं वो भी मैले होते हैं, धूल से लथपथ होते हैं, क्योंकि उनका काम ही ऐसा होता है। वो लोग जो हैं थोड़ा इस तरह से रहते हैं। और जब गांव से शहर से कोई नया व्यक्ति जाता है या कोई जाता है तो वो साफ सुथरे कपड़े पहन कर जाता है, तो वहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि वो व्यक्ति जो है वहां सज धज कर गया हो। तो जब ये मेघ आए हैं और लोग उन्हें, जब गांव से, शहर से कोई गांव जाता है तो लोग उन्हें देखने लग जाते हैं ना, तो ऐसे ही जो ये मेघ आए हैं, ये हवाएं जो चल रही हैं, इनको देखने के लिए मानो लोग खिड़कियां और दरवाजे खोल रहे हो, है ना। बादल इस प्रकार बन संवर कर आ गए हैं। अब यहाँ कवि का कहने का आशय यह है कि वर्षा ऋतु आ गई है, बादल आकाश में सज गए हैं, हवा भी मस्ती में चलने लगी है। लोगों ने वर्षा की प्रतीक्षा में अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां खोल दी हैं। सब ओर बादलों के बरसने की चाह है। तो जब बारिश होती है ना गर्मी के मौसम के बाद, तो सब लोग जो है उस बारिश का इंतजार करते हैं, बादलों के बरसने का इंतजार करते हैं। सबकी चाह होती है कि कब ये बादल बरसे और कब ये मौसम बड़ा सुहावना हो जाए। तो यहाँ पर कवि कहता है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो यहाँ कवि कहते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, वे कहते हैं कि मेघ जब आए, वो ऐसा बड़े सुंदर और सज धज के आए हैं, अच्छा सा भेष धारण करके वो मेघ आए हैं, ठीक है। और उनके आगे आगे जो है नाचती और गाती हवा चल रही है। मनोरम यानी ये सुंदर दृश्य मेघों को देखने के लिए गली गली में दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी हैं। ऐसा लगता है जैसे कि गांव में शहर के मेहमान सज धज करके आ गए हों। बादल इस प्रकार से जो है बन करके संवर करके आए हैं। तो यहाँ इसका भाव क्या है, क्या इसका आशय है, क्या कहना चाहते हैं कवि? कवि कहता है कि वर्षा ऋतु आ गई है, और जब वर्षा ऋतु आती है उससे पहले गर्मी का मौसम होता है। सभी को इंतजार होता है कि कब बारिश हो, कब मौसम सुहावना हो, बादल आकाश में सज गए हों। अब गर्मी के बाद आप देखना, जब मौसम जो है, जब बादल आते हैं तो वो बादल इतने अच्छे लगते हैं। वो जो बादल काले काले आते हैं तो उनको देख करके मन में एक प्रकार से शांति सी महसूस होती है, क्योंकि चारों तरफ गर्मी से हाहाकार मच जाता है। और जब बारिश का मौसम आता है तो बादल सज धज करके आ गए हैं, मस्ती में चलने लगी है कौन? हवाएं। लोगों ने वर्षा की प्रतीक्षा में
अपने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खोल दिए हैं। अब लोग जो है वर्षा का इंतजार कर रहे हैं, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और सब ओर बादलों के बरसने की चाह यानी कि वर्षा के बरस होने की चाह कर रहे हैं, उसकी प्रतीक्षा में हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं कि कब बारिश हो और कब जो है मौसम सुहावना हो। चलिए इन पंक्तियों को लिखें और इनका भावार्थ और इसके जो है अर्थ को भी आप लिख लीजिएगा। कवि कहता है कि बादल बड़े सज धज के और सुंदर वेश धारण करके आ गए हैं। उनके आगे आगे जो है नाचती गाती हुई हवा चल पड़ी है। मनोरम मेघों को देखने के लिए गली गली में दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी हैं। ऐसा लगता है जैसे गांव में शहर के मेहमान सज धज कर आ गए हों। तो जब कोई मेहमान गांव से जो शहर से गांव में जाता है तो ऐसा लगता है जैसे वो सज धज करके, अगर वो ऐसे भी चला जाए तो ऐसा लगता है वो सज धज करके आया हो, क्योंकि गांव में तो लोग बहुत सारा काम करते हैं, धूल में मिट्टी में खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी में जो है आपके कपड़े भी बहुत गंदे हो जाते हैं। तो शहर से जब कोई व्यक्ति जाता है तो वो ऐसा लगता है जैसे कि सज धज करके आया हो। तो बादल इस प्रकार से बन करके संवर करके आ गए हैं। आशय यह है कि वर्षा ऋतु आ गई है और बादल आकाश में सज गए हैं। चलिए चलिए यदि आपने देख लिया है तो नेक्स्ट पंक्तियों में अब देखिए इसके काव्य सौंदर्य के बारे में बात करते हैं। इसके काव्य में क्या क्या सुंदरता है। तो काव्य को सुंदर बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें अलंकार का प्रयोग करते हैं। अलंकार का काम क्या होता है, किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाना, उसकी सुंदरता बढ़ाना। तो देखिए प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण यहाँ पर अलंकार है। तो देखिए मानवीकरण अलंकार कब होता है, जब हम प्रकृति को मानव की तरह, जो मानव काम करते हैं ना, देखो मेघ आए बड़े सज धज के। अब देखो मेघ आए हैं सज धज के, सज धज के तो मानव ही आता है, मानव ही तो सज धज के आता है। आपने कभी मेघों को देखा है बादलों को सज धज कर आते हुए? तो यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार है। और अलंकार का काम ही होता है वो किसी काव्य की सौंदर्यता को, काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो देखो इसका अर्थ ये अर्थालंकार में आपका आ जाता है। भाषा ऐसी है चित्रात्मक तथा प्रभावपूर्ण है, वर्णन में नवीनता और ताजगी है। आगे आगे और गली गली में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे आगे दो बार आया है तो इनमें गली गली भी दो बार आया है, तो यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बन ठन नाचती गाती जैसे शब्द युग्मों के कारण कविता में गति आ गई है। तो देखो बन ठन एक जैसे है ना, बन ठन नाचती और गाती, इसमें जो है शब्द युग्मों के कारण, ये दोनों शब्द युग्म है, बन ठन और दूसरा यहाँ पर नाचती गाती, ये शब्द युग्म है। इन शब्द युग्मों के कारण इस कविता में गति आ गई है, एक प्रभाव आ गया है, गति का प्रभाव आ गया है। और साथ में कवि ने मेघ को शहरी मेहमान के रूप में, हवा का को जो है आनंदित प्रिया के रूप में तथा सारे गांव वासियों को उत्साह में मग्न दिखाया है। जिस प्रकार से कोई शहर का मेहमान गांव में आता है और गांव के सभी लोग जो हैं उसे देखकर उत्साहित होते हैं, मग्न होते हैं, ऐसे ही यहाँ मेघों को बताया है कि वो एक शहरी मेहमान की तरह, जिसका सभी लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, जिसको देखना चाहते हैं, ऐसे ही यहाँ पर मेघों को भी बताया है, बादलों को भी बताया है कि इन बादलों को देखने के लिए, इस बारिश रूपी इस बादल को जो बाद में बरस की वर्षा करेगी, बारिश का जो है वो पानी लेके आएगी, उनको देखने के लिए सभी उत्सुक हैं, मग्न हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इसका काव्य सौंदर्य भी दिया गया है। तो प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, जिसमें मानवीकरण अलंकार है। जब हम प्रकृति को मानव का की तरह हरकतें करते हुए दर्शाते हैं कि ये मानव, देखो सज धज के तो मानव ही आता है। फिर भाषा इसकी चित्रात्मक और प्रभावपूर्ण है, वर्णन में नवीनता और ताजगी है।
आगे आगे और गली गली में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, 2 बार शब्दों को लिखा गया है, आगे आगे गली गली में। बन ठन नाचती गाती, लेकिन देखो जब आगे आगे 2 शब्द हो उसके अलग अलग अर्थ हो तब तो यमक अलंकार होता है, लेकिन अर्थ सेम है, आगे आगे गली गली, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। काव्य में मेघ को शहरी मेहमान के रूप में बताया गया है, तो इसमें जो है ये काव्य का सौंदर्य है, साथ में आप इसे भी देख लीजिएगा। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, यदि आपने लिख लिया है तो आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं। आगे कवि क्या कहते हैं, पेड़ झुके झांकने लगे गर्दन उचकाए, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट करके। अब इसमें फिर से वही कलर का, तो मेघ आए, फिर से वही है यहाँ पर वही पंक्ति, मेघ आए, और इसे तो आगे आप लिख ही सकते हैं, आए बड़े बन ठन के, बड़े बन ठन के। संवर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। आगे पंक्ति में, आगे की पंक्ति में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी क्या कहते, कहते हैं पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाई, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आई बड़े बन ठन के संवर की। अब कवि यहाँ क्या कहते, कवि कहते हैं बादल आकाश में सज धज के आ गए हैं, उधर आंधी चलने लग गई है, पेड़ हवा के कारण ऐसे झुक गए हैं मानो वे गर्दन उचका करके, यानी ऊंचा कर करके मेघों की ओर जो है झांकने लगे हों, धूल ऐसे भाग रही है मानो वे गर्दन, मानो कोई ग्रामीण बाला क्या कर रही हो, उत्साह से अपना घाघरा उठाए भागी जा रही हो। आपने देखा होगा गांव में जब औरतें क्या करती हैं, जो बालिकाएं होती हैं वो क्या पहनती हैं, घाघरा पहनती हैं, और जब वो भागती हैं तो वो अपने घाघरा को ऐसे उठा करके भागती है, तो वो ऐसा प्रतीत हो रहा हो। नदी मेघों को तिरछी नजरों से देखकर ठिठक गई सी लगती है, स्त्रियों ने अपने घूंघट खोल दिए हैं। तो यहाँ पर कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने कहा कि बादल आकाश में सज धज के आ गए हैं, और जब बादल सज धज कर आए हैं उधर पेड़ झुक झांकने लगे, क्या कहा, गर्दन उचकाए, बादल आकाश में सज धज के आ गए हैं, उधर आंधी चलने लगी है और पेड़ हवा के कारण ऐसे झुक गए। जब देखो हवा चलती है ना, जब बारिश होती है उससे पहले हवा चलती है, उस हवा से पेड़ क्या होते हैं, हिलने लग जाते हैं, झुकने लग जाते हैं, तो वे ऐसे लग रहे हैं मानो वे गर्दन उचकाकर मेघों की ओर झांकने लग गए हों, है ना। धूल ऐसा लग रहा है कि ऐसे भाग रही है मानो कोई बाला जो है, ग्रामीण बाला उत्साह से घाघरा उठाए भागी जा रही हो, धूल उड़ती है और जब तेज हवा चलती है तो ऐसे भाग रही है मानो कि कोई ग्रामीण बालिका अपना घाघरा उठाए उत्साह से भागी जा रही हो, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। और नदी मेघों को तिरछी नजरों से देखकर ठिठक गई सी लगती है, स्त्रियों ने अपने घूंघट खोल दिए, स्त्रियों ने अपने घूंघट खोल दिए। आशय यह है कि मेघ आकाश में सुशोभित हैं, हवा के कारण पेड़ नीचे को झुक गए हैं और धूल भरी जो आंधी है वो चल पड़ी है। ऐसे समय में नदी का जो मोड़ है वो बड़ा सुहावना लग रहा है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों को लिखें कि पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाई, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाई, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर की। चलिए
तो पंक्ति का भावार्थ लिखें। कवि कहता है बादल आकाश में सज धज के आ गए हैं, उधर जो आंधी चलने लगी है, पेड़ हवा के कारण ऐसे झुक गए हैं मानो वे गर्दन उचकाकर मेघों की ओर झांकने लगे हों। धूल ऐसी भाग रही है मानो कोई ग्रामीण बाला उत्साह से अपना घाघरा उठाए भागी जा रही हो। नदी मेघों को तिरछी नजरों से देखकर ठिठक गई सी लगती है। स्त्रियों ने अपने घूंघट खोल दिए हैं। आशय यह है कि मेघ आकाश में सुशोभित हैं, हवा के कारण पेड़ नीचे को झुक गए हैं, धूल भरी आंधी चल पड़ी है और ऐसे समय में नदी का जो मोड़ है वो बड़ा सुहावना लग रहा है। चलिएगा, चलिए अब इन कविता के पंक्तियों का काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो फिर से यहाँ पर कहा गया है मेघ आए बड़े बन ठन की, यानी कि यहाँ पर पुनः इनका मानवीकरण किया गया है। पेड़ों का झांकना, धूल का घाघरा उठाकर भागना, नदी का ठिठकना काल्पनिक और नाटकीय प्रयोग है। इन सभी को बड़ी सुंदरता से यहाँ कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने जो है बड़ी काल्पनिक जो है घटना को यहाँ पर प्रयोग किया है। प्राकृतिक चीजों का यहाँ पर एक काल्पनिक जो है नाटकीय प्रयोग किया है। साथ में कहते हैं भाषा इनकी चित्रात्मक होने के साथ साथ प्रभावपूर्ण भी है। अनुप्रास का लघु शब्दावली के कारण काव्य में गति आ गई है। तो यहाँ पर इन्होंने अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया है, साथ में लघु शब्दावली के कारण भी काव्य में क्या आ गई है, गति आ गई है। चलिए इसे भी नोट करिएगा। और आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीन्ही बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। अब आगे हर साया लाल ताल लाया। चलिए, हर साया ताल लाया, पानी परात भर, पानी परात भर, हर साया ताल लाया, पानी परात भर। आगे मेघ आए, उसी पंक्ति को रिपीट करेंगे। मेघ आए बड़े बन ठन के सज के संवर के। ठीक है, तो यहाँ कवि कहता है कि बादल आकाश में सज धज करके आ गए हैं और पीपल के बूढ़े पेड़ ने झुककर मानो उसे नमस्कार किया हो, क्योंकि जब हवा चलती है तो ये पेड़ भी जो है थोड़ा सा झुक जाता है, इसकी जो टहनियां हैं वो झुक जाता है, उसे मानो नमस्कार किया हो। गर्मी से व्याकुल लता किवाड़ के पीछे छिपकर मानो उल्हाने के स्वर में बोली, रे मेघ तुमने तो वर्ष भर बाद हमारी सुध ली। गांव का जो तालाब है वो मेघ की आने की खुशी में आनंद मग्न होकर पानी के परात भर लाया है। आशा यह है कि वर्षा ऋतु है, मेघ आकाश में सजे हुए हैं, पीपल का जो पुराना वृक्ष है वो ठंडी हवा के झोंकों से झुक गया है, प्यासी लताएं पानी बरसने की आस से खुश हैं। लता तालाब का जो पानी है वो भी आज लहरें ले रहा है, सारी प्रकृति बड़ी प्रसन्न है। तो मेघ के आने से जो है सभी खुश हैं, सभी जीव जंतु और मनुष्य और वनस्पतियां भी। यहाँ पर बताया गया है कि जो बूढ़ा पीपल है वो भी जो है ठंडी ठंडी हवाओं से झुक गया हो। ठीक है, और जो बेले हैं वो भी कह रही हूँ मानो कि तुमने जो है वर्ष भर बाद में हमारी सुध ली है। गांव का जो तालाब है वो भी मेघ के आने से खुशी से आनंदित है, और मेघ के आने से
यहाँ सभी लोग जो हैं बड़े खुश हैं और प्यासी जो लताएं हैं वो पानी बरसने की आस में खुश हैं। तालाब का जो पानी है वो भी आज लहरें ले रहा है। सारी प्रकृति जो है मेघों की आने से बड़ी प्रसन्न है। ठीक है, चलिएगा इसे नोट कीजिएगा। और साथ में यहाँ काव्य सौंदर्य क्या है, तो पूरा दृश्य कल्पनापूर्ण एवं मनोरम है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सभी जो है काल्पनिक हैं और मेघ सजा संवरा मेहमान है। मानवीकरण अलंकार का पूरी कविता में प्रयोग किया गया है। भाषा तो प्रभावपूर्ण है और अनुप्रासमयी तथा सरस है। अनुप्रास यानी वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है। ब्रज भाषा के संवाद से कविता और भी मनोहरी बन पड़ी है। तो ये था मेघ आए कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित कविता की कुछ काव्यांश को हमने पढ़ लिया है और नेक्स्ट क्लास में आगे की पंक्तियों को हम पढ़ेंगे और साथ में रिवीजन भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।